हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी इस यूनिट के अंदर जो है प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एडजस्टेड आर की बात करेंगे। सबसे पहले जो है एडजस्टेड आर क्या होता है। एडजस्टेड आर क्या होता है, जो हमने अभी अपनी अर्लियर वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला था यहाँ पे, जिसको हमने स्मॉल आर से किया था। इसका हमने ये फार्मूला किया था, कैसे हमने जो है एक्स वैल्यू जो हमारी क्या थी, एक होपलेसनेस का था हमारा स्केल, एक हमारा था डिप्रेशन का। तो दोनों स्केल्स में हमने एक को एक्स की वैल्यू दी, एक को हमने वाई की, जैसे आप यहाँ पे इन वीडियोस में देख रहे हैं, इनमें इस टेबल में देख रहे हैं। फिर हमने इसका जो है मीन निकाला था एक्स का, फिर हमने वाई का मीन जो है निकाला था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स बार वाई बार। फिर हमने अपना फार्मूला लगा के एक्स माइनस एक्स बार किया था, वाई माइनस वाई बार किया था, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी वैल्यूज निकाली थी। फिर हमने जो एक्स माइनस एक्स बार लिया था हमने उसको स्क्वायर किया, फिर हमने वाई माइनस वाई बार को स्क्वायर लेकर, फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार लेकर ऐसे आपस में इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसके बेस पे हमारा जो है वो फार्मूला आ गया था। और हमारा जो है हमने देखा था कि स्मॉल आर जो है हमारा पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आई थी हमारी, ये वैल्यू आई थी प्लस 0.937, जिसमें क्या किया था हमने, जो कि 1 के जो है बहुत ज़्यादा +1 के काफ़ी नज़दीक है। तो इसमें हमने क्या कहा था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप था इसके अंदर, जो कि जो वैल्यू जो है इसके 1 के नज़दीक आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो 1 के उतने ही नज़दीक होने के कारण उतना ही उनमें पॉजिटिवली कोरिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि एडजस्टेड आर क्या होता है। एडजस्टेड आर में क्या होता है कि जब हमारी कई बार सैंपल्स है, जैसे हमने आप देखा कि हमने एन वैल्यू इसमें ओनली 10 ली है, जैसा आपने देखा यहाँ पे जो हमारी जो एन क्या है, जो हमारा सैंपल साइज है डेट इज ओनली 10, ये हमारा सिर्फ ओनली 10 है। तो ऐसे के अंदर क्या होता है, हमारे को बायस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक हमारा जो सैंपल साइज जो 30 और 30+ नहीं होता, तब तक हमारे जो है सैंपल में कहीं ना कहीं बायस होने के चांसेस होते हैं। तो आर में हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू को हम ले लेते हैं एडजस्ट, उसको फार्मूले के थ्रू हम उसको क्या करते हैं कि अपनी वैल्यू, ताकि बायस ना रहे, क्योंकि जो सैंपल की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो होती नॉर्मली वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बराबर ही होती है, पॉपुलेशन के ही बराबर उसकी वैल्यू आती है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे होती है, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं इस फार्मूले के साथ। जैसे आप ये फार्मूला देख रहे हैं आर ए डी जे क्या होता है, एडजस्टेड वैल्यू है। अब उसने फार्मूला क्या लगाया, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर क्या, जो हमने अभी किया था 1 माइनस आर हमारा अर्लियर उसमें हमने देखा था कि कितना आया था 0.937। तो इन्होंने ये फार्मूला लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 0.937 लगाया है। आप देखें इसको, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0.937 का इन्होंने होल स्क्वायर किया है। फिर इंटू एन कितना था हमारा, 10 था, -1 डिवाइडेड बाय एन अगेन 10-2। अब इसका जब हम ये लेते हैं, ये आपका फार्मूला होता है, फिर इसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट लेके हमारी ये वैल्यू आ रही है 0.929। 0.929 का मतलब क्या है, हमारी जो पहले जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी 0.937, अब हमारी जो वैल्यू कितनी है ये 0.929, ये क्या है हमारी। अब आइए एडजस्टेड आर के बाद, ये हमारी पहले थी जो हमने सैंपल से ली थी। तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस बायस को, जो इतना जो हमारा डिफरेंस आया है, दिस इज ऑल ड्यू टू, किस लिए आया है, हमारा जो है सैंपल साइज के कारण। तो इसमें हम एडजस्ट करते हैं कि द पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेटेड ऑन द सैंपल इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कोएफिशिएंट। हमने जो सैंपल से लिया है पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो होता है ये इसकी ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन का के बेस पे जो हम निकालते हैं डेट इज ऑलवेज अनबायस्ड। लेकिन जो सैंपल होता है, सैंपल क्योंकि सैंपल साइज स्मॉल होने के कारण कहीं ना कहीं उसमें बायस होने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है अनबायस्ड एस्टिमेट नहीं है व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सैंपल साइज काफ़ी स्मॉल है, जैसे हमने बताया 10 है, तो ये क्या हो गया, काफ़ी स्मॉल होने के कारण जो है बायस एस्टिमेट हो जाता है किसका, पॉपुलेशन कोरिलेशन को। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस बायस कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज एडजस्टेड, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है विद दिस फार्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसके अंदर, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि इसको हमने उसकी जो एरर आई थी उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब क्या एजम्पशंस फॉर सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। अब जो है जब सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम क्या एजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंडिपेंडेंस अमंग द पेयर्स ऑफ स्कोर, जैसे हमने अभी बात की जो डिप्रेशन का और होपलेसनेस का, जो हमने स्केल की एक्स की बात की, वाई की बात की, ये इसमें जो भी स्कोर आएंगे ये आपस में
एक दूसरे से क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। दिस assumption implies that the scores of any two observation, कौन सी, जैसे x हो गई, एक होगी y हो गई, है ना, आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट, हर पेयर जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड दिस इज एश्योर्ड व्हेन डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रोवाइड डिफरेंट पेयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे उन्होंने कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ एक्स एंड पॉपुलेशन ऑफ वाई फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एक्सेप्टेंस एरिया कहा था, नल हाइपोथेसिस का, ये हमारा क्या था, रिजेक्शन एरिया था। तो उधर क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों ही पेयर जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के हैज ए नॉर्मल बाईवेरिएट distribution. This assumption states that the population distribution of both the variable x and y is normal. क्योंकि दोनों भले आपस में स्कोर उनकी इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों के जो स्कोर हैं, जो उनके पेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब उनको ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो है कर्व क्या बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। एंड दिस एजम्पशन कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। इसको हम आगे करेंगे, इसके बाद नॉर्मेलिटी का भी आएगा टेस्ट। इट शुड बी रिमेंबर दैट द आर इज ए रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स, इट इम्प्लाइज दैट सम वायलेशन ऑफ एजम्पशन वुड नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ टी एंड द प्रोबेबिलिटी जजमेंट्स एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन। कि रोबस्ट का तो बहुत ही करेक्ट होता है, जो हमने अभी जो निकाला है ना, ये इतना क्लियर होता है कि ये इसके ऊपर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी जजमेंट्स का, किसी भी चीज़ के बायस का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि हमने जो एडजस्ट कर दिया उसको। इवन जो कोफिशिएंट कोरिलेशन हमने निकाला है, जिसमें हमारा पॉइंट हमने बात की है, पॉइंट जैसे अभी हमने कितना निकाला, 0.929 निकाला, लेकिन हम जो पहले निकाला था वो कितना था, हमारी कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी थी, 0.937। अब ऑलमोस्ट उसके नज़दीक है। और उसके अलावा क्या है कि जब हमारा फिर भी उसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यू आती है आर की, बहुत रोबस्ट होती है, बहुत ही ऑथेंटिक होती है, इसके ऊपर किसी भी तरह के बायस का, जजमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता। अब रेमिफिकेशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ पियर्सन का जो हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या होता है, सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, ये हमें क्या बताता है, नंबर 1 पे हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन के बारे में, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब मैंने बताया ये वैल्यू बताई, यानी पॉजिटिवली एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी इफ द कोरिलेशन इज पॉजिटिव देन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं कि कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव है, इट मीन जो हमारा दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है डेट इज पॉजिटिव, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन वन, देयर इज द इंक्रीज इन द अनदर। इसी ढंग से उसमें एक में डिक्रीज होगा तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव देन द इंटरप्रिटेशन इज वाइस वर्सा। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, अगर एक कम होगा तो दूसरे वाला बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दिस इज हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, अगर एक बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, दिस इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। और ये हमारे कौन से, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अब ढंग से उन्होंने बताया, एक तो क्या बताया डायरेक्शन का, एक ये बता रहे कि स्ट्रेंथ का, द स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में, जिसमें हम कहते हैं हम कि वो कितनी परसेंट बढ़ी है। वी ऑलरेडी लर्न दिस फार्मूला, सो वी कैन कन्वर्ट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस। जैसे हम कहते हैं इतना परसेंट हुआ है ना, जिसमें क्या फॉर एग्जाम्पल द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.78, देन द कॉमन वेरिएंस क्या, जो एक्स एंड वाई ने दोनों ने मिलकर जो कॉमन वेरिएंस की है वो 60.84%। वो आप जब इसमें से करोगे ना, जैसे हम ये कहते हैं ये इतना है, तो ये जो एरिया आएगा वो इन्होंने कहा इज कॉल्ड द कॉमन वेरिएंस, को वेरिएंस। तो यूजुअली इसके अलावा क्या है, डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल वेरिएबल डू नॉट शेयर मच ऑफ द कॉमन वेरिएबल। अगर दो डिफरेंट अगर साइकोलॉजिकल वेरिएबल होंगे, एक्स भी और वाई भी दोनों एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कॉमन वेरिएंस को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से opposite है। In fact, reliability of psychological variable is an issue while interpreting the correlation। reliability क्या होता है कि हम किसी भी टेस्ट को जब बार बार करते हैं तो वो कितना ऑथेंटिक है, कि सेम जो रिजल्ट है हमारे सेम रिजल्ट आते हैं, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और वेरिएबिलिटी क्या आती है, जिसको हम वेरिएबिलिटी क्या बोलते हैं, कि जिस पर्पस के लिए हमने टेस्ट को बनाया है वो उस पर्पस को पूरा करता है, डेट इज कॉल्ड द वैलिडिटी। अगर हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो और ऑटोमेटिकली हमारी वैलिडिटी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर हमारी रिलायबिलिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो वैलिडिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि जो कोरिलेशन होते हैं रेंज होती है इनकी,
उसको बताता है, आउटलेयर को बताता है रिलायबिलिटी। आउटलेयर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है जो अदर देन एक्सट्रीम वैल्यू, जो कि जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव है, हमने बताया ये चीज़ बढ़ रही है कम हो रही कर ली, कहीं ना कहीं इसी के अंदर कि एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, ऐसा स्कोर आ जाता है जो इस पूरे रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये भी हम इसको करते हैं इसको। फिर है लीनियरिटी, हमने बात कर ली, इसको ऐसे लीनियरिटी होती है। रिलायबिलिटी हमने बात की है कि जितना ज़्यादा हम जब भी उस टेस्ट को बार बार करते हैं तो हमारे को सेम स्कोर मिलते हैं, सेम पर्सन के ऊपर अगर करते हैं सेम टेस्ट को तो हमारे को स्कोर भी सेम मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये इतना वो नहीं है, यूजलेस है, इतना नहीं आता एग्ज़ाम में। अब है ये भी इतना वो नहीं है, आउटलेयर। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट से कई बार ये 3 नंबर में आता है। आउटलेयर क्या होता है? आउटलेयर क्या होता है कि एक्सट्रीम स्कोर होता है as one of the variables or both the variable. The presence of outlier has deterring impact on the correlation value. इसमें हमारे जैसे अभी आपको करके दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइट और वेट। नॉर्मली क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि अगर हाइट पर सपोज यू वांट टू कंप्यूट बिटवीन, कोरिलेशन किस में करना चाहते हैं, हाइट में एंड वेट में। हम क्या मानते हैं कि दोनों अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, तो दोनों आपस में क्या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन अगर जैसे हम इसमें फिगर में देखते हैं, यहाँ पे हमारा ठीक है, हम इसको हमने पॉजिटिव रिलेशन दिखा दिया, जैसे ये वैल्यू है ये अलग आ गई, ये क्या है, ये हमारा क्या है, आउटलियर है। क्यों है ये आउटलियर? इसमें अब मान लीजिए हमने कहा कि हाइट बढ़ रही है और हमारा वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ एनोरेक्सिक पेशेंट जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसे पेशेंट क्या है, हम उनके हाइट भी बढ़ जाएगी तभी उनका वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर फूड, जो वो खा रहे हैं। एनोरेक्सिक पेशेंट जो हैं, जो हमने पहले भी किया है कि जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने खाने पे जितना उनको चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा कम खाते हैं, और 90% तक कई बार इनका वेट बहुत ही, ये जो पेशेंट होते हैं कई बार हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द स्कोर हैज़ लो स्कोर ऑन वेट एंड हाई स्कोर ऑन द हाइट। इसको आप क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है एनोरेक्सिक पेशेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जब आती है तो ये सारे रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जैसे इन्होंने कहा ना कि इम्पैक्ट एंड आउटलियर ऑब्जर्वेशन कोरिलेशन विदाउट एन आउटलियर, आउटलियर नहीं होता तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 0.95। इतना ज़्यादा सही, क्योंकि हमारा क्या लीनियर है, दोनों के दोनों पॉजिटिवली क्या है, वो कोरिलेटेड है ना, जैसे भी हमने किया कि दोनों की वैल्यू जो है पॉजिटिवली। लेकिन इसके कारण, इस आउटलियर के कारण क्या होता है, ये वैल्यू कितनी आती है। सिंपल एग्जाम्पल ये कि जो आउटलियर होने से जो एक्सट्रीम स्कोर है उसके होने से हमारी जो वैल्यू होती है वो एकदम से उस पर फ़र्क आ जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि आर कितना हो गया, 0.45, पहले वैल्यू जो थी 0.95 थी, ड्यू टू आउटलियर हमारी वैल्यू कितना होगी, 0.45। तो ये क्या होता है, ये आउटलियर कारण होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि एक नॉर्मल जो कर्व होती है, जो लीनियर की हम बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट डालती है। ये कर्वी लीनियरिटी हमने ऑलरेडी किया था, कि इसमें हमने क्या किया था, आपको याद होगा, कर्वी लीनियर में हमने क्या किया था, ऐसे हमने कर्व की बात की थी, याद है। इसमें हमने क्या किया था, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमने देखा था किसके ऊपर, हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेस हमने लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रोडक्टिविटी। अब हमने क्या देखा था, कि मॉडरेट हमारी लाइफ में जो है, हमारे को मॉडरेट अगर स्ट्रेस होता है तो ठीक रहता है। अगर हमारा स्ट्रेस कम होता है तो हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, वो भी कम होती जाती है। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। यानी हमेशा क्या होता है, स्ट्रेस जो है मॉडरेट हो तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर हमारा स्ट्रेस बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से हमारी क्या होती है, परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। हमेशा जो है मॉडरेट स्ट्रेस ही हमारे को, इसी की जब हमने इस कर्व को ड्रॉ किया था तो हमने क्या कहा था, कर्व भी लीनियर। तो इन्होंने रिलेशनशिप की बात की है, स्ट्रेंथ की बात की है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी कही है यहाँ पे, यूजिंग रॉ स्कोर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग। आई डोंट थिंक कभी एग्जाम में ये आया है, इसके लिए ये वाला फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, जिसमें फार्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई, जैसे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, वो निकाल के फिर समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय एन। और ये क्या है, एस एस एक्स जो है, ये हमने जो पीछे किया था, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये है कि ये फार्मूला है, वैसे इसको करना है, आप कर लीजिएगा। अदरवाइज मेन जो है आपका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये पियर्सन का ही है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमने यहाँ पे अच्छे से किया था। ये यहाँ पे ये जो हमने किया था, दिस इज़ मस्ट। उसके अगर आप स्टेप के साथ करेंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत इस चीज़ को बहुत देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है सिर्फ उन्होंने लिखा है या उनको जो है
स्टेप्स भी आते हैं या नहीं आते। एडजस्टेड आर मैंने आपको भी बता ही दिया कि जो हमारा जो सैंपल साइज छोटा होता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है पॉपुलेशन की जो वैल्यू आती है उससे कहीं ना कहीं उसमें बायस रहती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और इसकी जो वैल्यू होती है मोर और लेस जो है हमारी, जो हमारा हमने पॉपुलेशन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसी के थोड़ा सा फ़र्क ऊपर जो होती है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है एकदम एक्यूरेट होती है, एकदम रोबस्ट होती है। ठीक है, ये हमने अब जो है कैसे इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा कि जो पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसमें ये डायरेक्शन बताता है और स्ट्रेंथ बताता है। एक चीज़ बढ़ती दूसरी चीज़ बढ़ती है, ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज़ बढ़ती दूसरी चीज़ कम होती है तो क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन। फिर एक हमने यहाँ पे आउटलेयर की बात की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। एक मान लो हमारा कर्व जो है पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है या नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे स्कोर को जो है पूरे रिलेशनशिप को है उसके स्कोर को उसके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को चेंज कर देती है, वो हमारी क्या होती है आउटलेयर। जैसे हमने बताया कि हाइट बढ़ रही है तो वेट बढ़ रहा है, हाइट कम हो रही है वेट कम हो रहा है। लेकिन जैसे एनोरेक्सिक पेशेंट होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है, अगर वो उनके केस में देखा जाए तो वो क्या होते हैं आउटलेयर। उसके कारण जो उनके जो स्कोर आएंगे वो हमारे पूरे रिलेशन को पूरे कोरिलेशन को ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे एंड दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड द आउटलेयर। तो अगेन हम जो है कर्वीलिनियर में हमने बात की थी कि हमने क्या किया था कि जैसे हमारा स्ट्रेस का और हमने प्रोडक्टिविटी का देखना कि हम एक मॉडरेट स्ट्रेस तो ठीक रहता है, लेकिन जब कम ज़्यादा होता है, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम है तब भी प्रोडक्टिविटी कम होती है, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तब भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। तो इस टाइप से हमने किया था। फिर ये रॉ स्कोर के लिए हमने किया था, इस फार्मूले को आप देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।